Okay, good morning friends. Welcome to lecture number 4. Okay, today we are going to start with that is quantifiers and quantified statements. क्या बोला मैंने? Quantifiers and quantified statements. सर ये क्या होता है? Okay, चलो. Then अभी quantifiers. These are two important words. Quantifiers और quantified statements. Quantified statements मतलब सीधी सी बात है. जो क्वांटिफायर्स से बनते हैं वो, लेकिन क्वांटिफायर्स क्या होते हैं पहले इसे देख लेते हैं. देखो दो तरीके के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक तो रहता है यूनिवर्सल और एक रहता है एग्जिस्टेंशियल. ओके, यूनिवर्सल मतलब जो सबके लिए यूज होता है. ओके, एक ऐसा वर्ड जो सबको इंडिकेट करता है, दैट इज फॉर ऑल. ओके, और इसे लिखते कैसे? दैट इज उल्टा ए जो आपका रहता है वैसे. आपने सेट्स में देखा होगा बहुत बार स्कूल के टाइम में. ठीक है. Existential, how you will pronounce that is existential. Existential stands for some, मतलब कुछ, इतने सारे हैं इसमें से कुछ. Okay, there exists. Okay, और इसका सिंबल कैसे? That is आपका अपोजिट डायरेक्शन में E. क्लियर है? Okay, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी ये करने की जरूरत नहीं. ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी यहाँ पे ये समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन ही लिया डायरेक्टली ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, अभी this is exercise number 1.3 and we are starting with the question number 1. Okay, if A is equals to 3, 5, 7, 9, 12, this is a set. Okay, so A is equals to 3, 5, 7, 9, 12 और उन्होंने बोला है determine the truth value of statement of following statements. ठीक है, डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अभी सबसे पहले हमें इसका रीडिंग करना आना चाहिए. जो भी स्टेटमेंट हमें दिया गया है उसका रीडिंग करना आना चाहिए. तो उसका रीडिंग कैसे होता है देख लेना. अभी ये देखो उल्टा ई है मतलब एग्जिस्टेंशियल. ओके, तो मैं कैसे रीड करूंगा? फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स. क्या बोला मैंने? फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1. क्या बोला मैंने? समझ में आ गया? रीडिंग आ गया ना, तो समझने के लिए बहुत इजी है. फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स, इनका बोलने का मतलब क्या है? एक्स कुछ वैल्यूज है ऐसे ए में, ये सब एक्स मतलब ये वैल्यूज. ठीक है, कुछ वैल्यूज है ए में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. उन्होंने क्या बोला? कुछ वैल्यूज, सम वैल्यूज मतलब एक ने भी किया तो भी चलेगा, दो ने किया, तीन ने किया, चार ने किया तो भी चलेगा, लेकिन सबने नहीं करना चाहिए. सबने किए तो किस में जाएगा? वो ऑल में जाएगा. ओके, तो इनका बोलने का मतलब क्या है? सम वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू a such that x minus 8 is equals to 1. ओके, चलो देखते हैं. तो आपको क्या लिखता है? x में x की जगह पे कौन सा वैल्यू डालेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? सर ऑफ कोर्स इजी तो है, दैट इज 9. ओके, 9 सबको इंडिकेट कर रहा है क्या? नहीं. 9 इज वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम सेट ए. वन ऑफ द मतलब सम हो गया ना. समझ में आ रहा है? सब वैल्यूज कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे क्या? आप 3 डालोगे तो चलेगा क्या? आप 5 डालोगे तो चलेगा? 7, 12 डालोगे तो आंसर 1 आने वाला है क्या? नहीं. ठीक है, तो इसे लिखते समय कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देना. ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू 9. ओके, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 इज ट्रू. पक्का? x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 इज ट्रू. देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस इज ट्रुथ वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू. ओके, अभी यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो वो मैं दूर कर देता हूँ. सर मतलब कंडीशन ट्रू आए तो ट्रुथ वैल्यू भी ट्रू? क्या नहीं. इनका बोलने का मतलब सही है. सम वैल्यूज ऑफ एक्स, एक नई कंडीशन सेटिस्फाई किया ना. सम, यस सम. ऑल बोलेंगे तो सबने करना चाहिए. पक्का? समझा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर ये नहीं समझा रहेगा विल टेक मोर एग्जांपल्स. अभी यहाँ पे मैंने ऑल का एग्जांपल लिया. ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक से देखोगे तो क्वेश्चन क्या दिया, कैसे रीड करोगे? ओके, जस्ट रीड अलोंग विद मी. फॉर सम वैल्यूज ऑफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू ए. ये ऑल है ना, उल्टा है. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू ए सच दैट x square plus x is an even number. ओके, मतलब उन्होंने बोला है कि आप ये अगर इक्वेशन लोगे और ये जितने भी वैल्यूज है आप सभी के सभी वैल्यूज को वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऐसा उनका मानना है. क्लियर है? चलो देखते हैं. अभी अब हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे ना. ऑफ कोर्स हमें देखना तो पड़ेगा. दैट इज इक्वेशन. क्या है मेरा इक्वेशन?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 3। चलो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 12। पक्का, आगे बढ़ो। उसके बाद एट एक्स इज इक्वल टू 5, 5 स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30। ओके, देन आई विल पुट 7, दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 7 कितना हो जाएगा, 56। ओके, x is equals to this is 9, that is 9 square plus 9 कितना, 90। ओके गाइस, समझ में आ रहा है, x is equals to 12, 12 square plus 12 कितना हो जाएगा, 12 square is how much, 144। सही बात है, 144 में 12 ऐड करो कितना हो जाएगा, 156। क्लियर है, पक्का, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी उनका बोलने का मतलब क्या था, उनका बोलने का मतलब ये था कि ये इक्वेशन में आप वैल्यूज x के डालोगे तो आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ठीक से देखोगे तो सभी के सभी नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स है। आखिर ना गाइस, समझ रहे हैं, पक्का। ओके, जो भी मुझे आंसर मिला सभी के सभी क्या है, इवन नंबर्स है। ओके, इवन नंबर्स है मतलब सीधी सी बात है, सभी नंबर्स ने कंडीशन सेटिस्फाई किया। जितने भी मेरे ए में वैल्यूज थे सभी नंबर्स ने क्या कर दिया, कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। समझे, पक्का। ओके, सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू a, नहीं तो ऐसे लिख सकते, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू a, दैट इज x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। ओके, ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा। पक्का, समझा। ओके, कुछ भी डाउट है यहाँ पे, दोनों भी समझ में आ गए। अगर नहीं समझा रहेगा तो विल टेक वन ऑफ द एग्जांपल अगेन। ओके, तो मैं आपके लिए और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सॉरी, ओके, x this is belong to a, okay, such that 2x plus 9 greater than 14, 2x plus 9 greater than 14। ओके, चलो देख लेते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। चलो, तो उन्होंने क्या बोलना है, उनका बोलने का मतलब क्या है, आप x के जगह पे ये सभी के सभी नंबर डालोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। चलो डाल के देखते हैं। दिस इज इक्वेशन, ठीक है, व्हाट इज माय इक्वेशन, 2x plus 9 greater than 14। डन। तो ये क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू सबसे पहले 3 डालेंगे, तो ये हो गया 6 plus 9 greater than 14। आकी ना, आकी ना, डायरेक्टली लिख देते 15, 15 बड़ा है ना। ओके, तो सीधी सी बात है, आगे तो आपका वैल्यू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आपका वैल्यू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी मैं अगर 5 डालूंगा, 5 to 10, 19 भी तो बड़ा है। ओके, जैसे आप वैल्यूज डालोगे आपके वैल्यूज क्या होने वाले हैं, बढ़ते जाने वाले हैं, और वो 14 से बड़े ही रहेंगे। ऑफ कोर्स उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, टेल मी फास्ट, क्या रहेगा। ओके, तो अगर किसी के दिमाग में रहेगा सर फिर ये फॉल्स होता कभी है। ओके, फॉल्स कभी होता है, सपोज ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ओके, इन्होंने ऑल दिया, ओके, सभी के सभी इवन नंबर आ गए, पहले 4 इवन आ गए, लेकिन लास्ट में एक आधा ऑड नंबर आ गया, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि सभी ने इवन नंबर नहीं दिया, एक ने ऑड दे दिया। समझ में आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वहां पे फॉल्स हो जाएगा। पक्का गाइस, क्वांटिफाइड समझ में आ गया। देन कितने टाइप के रहते हैं, 2 टाइप के रहते हैं, एक यूनिवर्सल रहता है और एक एग्जिस्टेंशियल रहता है। पक्का सर, ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का आपने बताया नहीं। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब जो क्वांटिफाइड से बनते हैं, मतलब क्वांटिफाइड से बनते हैं, मतलब ये जो आपको क्वेश्चन था ना, दैट इज अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। समझे? पक्का? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके डन, राइट इट डाउन। ओके गाइस, अभी हमने क्या खत्म किया था, क्वांटिफाइड एंड क्वांटिफाइड खत्म किया था। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ड्यूअलिटी। सबसे इन अ होल मैथ्स यू कैन से दिस इज द इजीएस्ट वन। ओके, ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क के लिए पूछेंगे, उससे ज्यादा कुछ इसका वैल्यू है। ठीक है, तो ड्यूअलिटी में क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा सिंपल सा नोट लिखा है। ठीक है, इंटरचेंज होता है किसके बीच में, आपका अगर स्मॉल टी रहेगा तो उसका स्मॉल सी हो जाता है। दिस इज स्मॉल सी, नॉट कैपिटल। ओके, सो दिस इज स्मॉल सी। ओके, तो मतलब टॉटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ट्रू रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, एंड रहेगा तो और हो जाएगा। ठीक है,
तो सर इम्प्लीकेशन का डबल इम्प्लाइज होता है क्या? नहीं, ठीक है, वो इसमें नहीं आता इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लाइज। अगर आता है तो हमें उसको एंड एंड और में कन्वर्ट करके बाद में उसका ड्युअलिटी निकालना होता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। ओके, नोट में क्या है मैंने लिखा है, डू नॉट मेक एनी चेंजेस इन नेगेशन। आपका अगर नेगेशन में कुछ रहेगा, नेगेशन ऑफ पी, तो उसको हटाना नहीं है। हम लोग यहाँ पे कुछ उल्टा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है। स्मॉल टी का स्मॉल सी, टी बिकम एफ, कैपिटल टी बिकम कैपिटल एफ एंड एन बिकम और। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो दिस इज पी एंड क्यू और आर, तो हमें सिर्फ इंटरचेंज करना है, तो पी और क्यू एंड आर। इजी, पक्का? ये तो सर बहुत इजी है, बहुत इजी है ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, इतना सब पढ़ने के बाद कभी कभी छोटी सी चीज छूट जाती है हमारे इसमें, तो एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होती, तो ठीक से ध्यान दे देना बस, ठीक है। सो दिस इज P और दिस इज नेगेशन ऑफ Q एंड और का क्या हो जाएगा, दिस इज एंड P और Q एंड दिस इज नेगेशन ऑफ R। पक्का? ठीक है, पक्का? डन। नेक्स्ट, ओके सर ये 3 लाइन का क्या करना है? 3 लाइन मतलब क्या बोला था प्रिपरेशन ऑफ ट्रूथ टेबल के टाइम पे, इक्विवेलेंट का साइन है, तो वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा दिस इज P एंड Q एंड R इक्विवेलेंट टू P एंड Q एंड R, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, स्मॉल t आ गया, स्मॉल t आएगा तो उसे रिप्लेस किससे करेंगे, स्मॉल c से करेंगे, ठीक है, डन। और का क्या हो जाएगा, एंड दिस इज P, और था मतलब और का क्या हो जाएगा, दिस इज एंड दिस इज Q। पक्का? ठीक है, सिर्फ इंटरचेंज कर देना है साइन को, दिस इज P और C, ओके, और बिकम एंड दिस इज स्मॉल t और दिस इज नेगेशन ऑफ Q। ओके, ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ इंटरचेंज करने हैं हमें, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है, डन। चलो डन। सो गाइस अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ओके, नोट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी जो हम लोग करने वाले हैं, स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट टू कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप नेगेशन करते हो ना, मैं ऐसे रफली आपको बता रहा हूँ, जब भी आप नेगेशन करते हो ना, तो एंड का और हो जाता है, और का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। नेगेशन करते हो, ड्युअलिटी को साइड में रखो, उसका यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड का और हो जाता है, और का एंड हो जाता है, ये उल्टा प्रोसीजर है, ठीक है, डन। लेकिन एरो का कभी भी मतलब कंडीशनल का कभी भी बाई कंडीशनल नहीं होता, ओके। तो क्या करना पड़ता है कि आपको एक कंडीशनल के लिए इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ढूंढना होता है। तो P इंप्लाइज Q का मीनिंग होता है नेगेशन ऑफ P और Q। सर ये कैसे समझा? अगर आप दोनों का ट्रूथ टेबल निकाल के देखोगे तो यू विल गेट द सेम फाइनल आंसर, ठीक है। तो P इंप्लाइज Q का मतलब क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q। पक्का? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, P डबल इंप्लाइज Q रहेगा, अगर बाई कंडीशनल रहेगा तो सबसे पहले इसे कैसे लिखेंगे, P implies Q and Q implies P, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P implies Q? नेगेशन ऑफ P और Q, मतलब फर्स्ट वेरिएबल का नेगेशन और बीच में Q हमेशा ही ऐसा रहेगा, दैट इज X implies Y अगर रहेगा, ठीक है। व्हाट यू विल डू, व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस, दिस इज द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। पक्का? ठीक है। तो इंप्लाइज को अगर आपको और एंड में कन्वर्ट करना है, मतलब और में ही कन्वर्ट होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वेरिएबल के आगे नेगेशन डालना पड़ेगा, बीच में और वहां पे y आ जाएगा। पक्का? ठीक है, डन। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इंप्लाइज के टाइम पे जो फर्स्ट वेरिएबल रहेगा उसे नेगेशन और बीच में और, ये इक्विवेलेंट है, इसका और इसका मतलब सेम होता है। पक्का? ओके। अभी जो मैं नेगेशन बोलने वाला था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट इज नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। ओके, ठीक है। हमने सेट्स किया था, याद है? सेट्स में क्या था, सेट्स में कुछ ऐसा था, देखो यहाँ पे, ओके। अभी P यूनियन Q ऐसा कुछ था, A यूनियन B लिखते हैं, चलो A और B देखने की आदत थी हमें, A यूनियन B एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट, याद है कॉम्प्लीमेंट? ओके, तभी भी हमने डी मॉर्गन्स लॉ किया था, अगर आपको याद रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट अगर अंदर जाता है, अंदर का साइन चेंज हो जाता है, याद है? ओके, इट इज द सिमिलर थिंग ओवर हियर। ओके, डी मॉर्गन से मतलब कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, नेगेशन साइन अगर अंदर जाता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, दैट इज नेगेशन ऑफ P। ओके, सो P बिकम नेगेशन ऑफ P, और का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और एंड का क्या हो जाता है, और हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है।
ओके, इसे क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। नेगेशन साइन अगर अंदर जाते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, अभी नेगेशन ऑफ कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो नेगेशन ऑफ कंडीशनल और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट करने से पहले मैंने आपको ये पहले से ही दिखा दिया कि P implies Q का मतलब ये होता है, P double implies Q का मतलब ये होता है। ठीक है सर, ये आपने बताया, अच्छा किया। ऑफ कोर्स अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख दिया होता तो आपको समझता नहीं। ठीक है, ताकि मैंने ये पहले से ही क्लियर कर दिया था कि नेगेशन ऑफ P implies Q अगर रहेगा तो इसका आप नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंप्लाइज का डबल इंप्लाइज कभी नहीं होता है। तो आपको इंप्लाइज का क्या करना पड़ता है, डबल इंप्लाइज में इंप्लाइज का और में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो P implies Q को हमने किस में लिखा है, दैट इज नेगेशन ऑफ P और Q। अभी आपका आ गया डी मॉर्गन्स लॉ। सो माइनस बिकम माइनस माइनस, दिस इज पॉजिटिव, और का हो जाएगा एंड, और नेगेशन ऑफ Q, दिस विल बी नेगेशन ऑफ Q। पक्का? यहाँ पे भी देखिए, दैट इज बाई कंडीशनल को सबसे पहले हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया है, और में कन्वर्ट किया है, जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है उसमें कन्वर्ट किया है। नेगेशन साइन अंदर गया तो अंदर का सभी के सभी चेंज होने वाला है। तो नेगेशन ऑफ P बिकम P, और बिकम एंड, Q बिकम नेगेशन ऑफ Q, एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ये देखो सब चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो जब भी नेगेशन साइन अंदर जाता है, अंदर के सभी टर्म्स क्या हो जाते हैं, पूरा उल्टा हो जाता है। नेगेशन रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वो टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, एंड का बिकम और। ठीक है, इंप्लीकेशन का डबल इंप्लीकेशन कभी नहीं होता। तो अगर नेगेशन में इंप्लीकेशन आएगा तो सबसे पहले आपको उसको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो राइट इट डाउन। गाइस, अगर आपको याद रहेगा तो एक्सरसाइज 1.1 में हमने नेगेशन छोड़ा और मैंने बोला था जब भी क्वांटिफाइज क्वांटिफाइड वगैरह खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग ले लेंगे, तो पूरा नेगेशन ही ले लेंगे। अभी नेगेशन जब भी आप यूज करते हो तो आपको पूरे स्टेटमेंट का अपोजिट मीनिंग करना होता है, ये मैंने बोला था लास्ट टाइम भी। ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया था, बम्बानी इज अ रिच गाय, बम्बानी इज नॉट ए रिच गाय। सही बात है, एट अ पर्टिकुलर प्लेस वी नीड टू पुट नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें यही करना है। बाद में इसका लेवल बढ़ते जाता है, तो जैसे बढ़ते जाएगा आई विल लेट यू नो कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। लेकिन तब तक ये सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। देखो कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, these are the simple statements। पक्का? तो यहाँ पे क्या बोला गया, दैट इज तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। ओके, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, दिस इज माय P, नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, दैट इज तिरुपति is not in आंध्र प्रदेश। पक्का? At a particular place we need to put not। ओके, तो आपको एक पर्टिकुलर जगह पे हमें क्या पुट करना है, सिर्फ नॉट पुट करना है, लेकिन दैट शुड बी मीनिंगफुल। जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ओके, तो सन नॉट राइजेस फ्रॉम ईस्ट नहीं बोलते हम लोग, डज नॉट बोलते हैं। सही बात है, तो थोड़ा सा इंग्लिश का फॉर्मेशन, स्टेटमेंट फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला, दैट इज P, मैंने ये स्टेटमेंट ले लिया, नेगेशन डाल देते हैं। एक सिंगल सा स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें पहले से ही नॉट है, तो जब भी इसका नेगेशन करेंगे तो नॉट चला जाएगा। सो 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus 3x minus 18 is equals to 0। ठीक है, आपने यहाँ पे नोट करने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस मत करो प्लीज। ठीक है, डन, ये क्लियर है। आप नॉट इक्वल टू वगैरह मत डालना वहां पे, क्योंकि आपने पहले से यहाँ पे नॉट को हटा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देना, दैट इज 7 plus 3 is greater than 5। अगर आपने इनइक्वालिटीज किया रहेगा तो these are the signs of the inequality। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि और अगर आ जाता है तो इसका उल्टा क्या है, सॉरी, अगर ग्रेटर देन आ जाता है तो इसका उल्टा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू भी तो आता है इनइक्वालिटीज में। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, देख लेना एक बार, नेगेशन ऑफ P दैट इज 7 plus 3 is less than or equals to 5। पक्का? ठीक है, डन, क्लियर है? ओके ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे नेगेशन, सर आप बार बार नेगेशन क्यों ले रहे हो? आपको देखो, आपके सिंपलिसिटी के लिए मैं नेगेशन में भी 3 पार्ट्स कर रहा हूँ। जो हमने पहले वाला जो नेगेशन किया वो सिंगल स्टेटमेंट करा, एट अ पर्टिकुलर प्लेस वी नीड टू पुट नॉट, और जो इनइक्वालिटीज रहेंगे उसका उल्टा कर देंगे। सही बात है। अभी जो नेगेशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का कर रहे हैं। तो आपके स्टेटमेंट में नॉट तो आएगा ही हर जगह पे, लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे भी जिसका अपोजिट भी हमें डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, फॉर ऑल का अपोजिट इज सम।
ओके तो देखो यहाँ पे क्वांटिफायर्स का नेगेशन कैसे बनाते हैं. सो for all small n values belongs to the natural numbers, n square plus n plus 2 is divisible by 4. ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना है, for all का सम करना है. ओके गाइस समझ में आ गया. ओके all का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, लेकिन नॉट तो आना ही है. सो इट इज n square plus n plus 2 is not divisible by 4. पक्का, आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है गाइस. ओके ये क्वांटिफायर्स तो चेंज होते ही है, लेकिन उसके साथ नॉट भी आ जाता है. देखो मैंने और एक एग्जांपल लिया है, सम का लिया है, इसका क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा गाइस. ओके तो ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सच दैट ओके x माइनस 17 लेस देन है, लेस देन का उल्टा क्या हो जाएगा, ओके ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20. पक्का. ओके एक ऐसा भी स्टेटमेंट लिया है वर्बल फॉर्म में जो ऑल में है. तो देखो इसका क्या करते हैं हम लोग, ऑल नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट, तो डालना ही है, आर नॉट होल नंबर्स. पक्का. आई होप यू अंडरस्टैंड. जब भी क्वांटिफायर्स के स्टेटमेंट्स को आप नेगेशन में कन्वर्ट करोगे तो क्वांटिफायर्स तो चेंज होना ही है, उसके साथ नॉट भी आ जाएगा आपका. ठीक है. उसके बाद लास्ट सेक्शन है जो हम लोग करने वाले हैं, दैट इज नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स. ये सब 1-1 मार्क वाले हैं, लेकिन वो जो है वो 2 मार्क वाला है. ओके ठीक है. राइट डाउन दिस थिंग. ओके गाइस तो हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिया, दैट इज नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट. तो मेक श्योर कि आप जब भी नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट करोगे, सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कन्वर्ट इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म, क्योंकि 2 स्टेटमेंट रहेंगे. कुछ लोग डायरेक्टली करने जाते हैं, डायरेक्टली करने जाओगे तो गलत जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है. सो गो सेफ. तो आपको सेफ साइड में चलना है, तो आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके बाद में उसका नेगेशन निकाल के इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म. उसके बाद अगर आप उसको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सेफली सेफ साइड भी होगा वो, और आपके गलत जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग एग्जांपल्स लिए, एक एकदम इजी सा लिया है और दूसरा जो लिया है वो प्योरली 2 मार्क के लिए डिजर्व करता है. तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा है यहाँ पे, x plus 8 ग्रेटर देन 11 और y minus 3 is equals to 6. तो क्लियरली ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, क्योंकि बीच में ये कनेक्टिविटी है मेरा. और ओके तो p मतलब मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट ले लिया और q मतलब मैंने सेकंड स्टेटमेंट ले लिया. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, दिस इज p. ठीक है, दिस इज p एंड दिस इज माय q. तो ये क्या हो जाएगा, p और q. ओके नेगेशन करते वक्त हमें सिर्फ आगे क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, अपना नेगेशन वाला साइन लगाना है. तो नेगेशन डालोगे, ये एज इट इज लिख दिया, नेगेशन साइन अंदर जाएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. डी मॉर्गन्स लॉ में ही हमने देखा था. मतलब ये क्या हो जाएगा, दैट इज नेगेशन ऑफ p, और का एंड हो जाएगा और q का नेगेशन ऑफ q हो जाएगा. ठीक है. ये कौन सा लॉ लगाया हम लोगों ने, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ. मैं फिर से बता रहा हूं. ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया. ठीक है. अभी ये जो आपको जो नेगेशन मिला है ना, उसका हमें वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. वर्बल फॉर्म मतलब ये जो आपका था वो. ठीक है. तो नेगेशन ऑफ p, तो p क्या था मेरा, ये था. इसका उल्टा मतलब इसका उल्टा x plus 8 ग्रेटर देन है. ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा. ठीक है. और था, और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. देखो यहाँ पे एंड है, एंड हो जाएगा. और q का क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ q, दैट इज y minus 3 is not equals to 6. तो देखो मैंने पैटर्न आपको क्लियरली दिया. सबसे पहले नोटेशन होगा, डिनोट करोगे p और q से, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, उसके बाद नेगेशन पुट करके उसका सिंबॉलिक फॉर्म, और जो सिंबॉलिक फॉर्म मिला है उसका वर्बल फॉर्म. मतलब 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया. पक्का गाइस. डन. आगे बढ़े हम लोग. चलो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लिया. ये प्योरली 2 मार्क के लिए डिजर्व करता है. यहाँ पे क्या दिया है, quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus. Quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus. आपको क्लियरली यहाँ पे कनेक्टिविटी दिख रहा है, that is if and only if. सही बात है. मतलब what is my p, quadrilateral is a square. Okay sir, quadrilateral is a square. What is my q, it is. मतलब quadrilateral is a rhombus. पक्का. ठीक है. What is my symbolic form, if and only if है, मतलब डबल इंप्लाइज आ जाएगा. लेकिन हमें नेगेशन निकालना है. नेगेशन भूलना मत, नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होता है. ठीक है. तो ये नेगेशन है, इसको हम लोगों ने इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके बाद में इसका क्या निकाला, हम लोगों ने नेगेशन डाल दिया. ये मैंने पहले डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में. ठीक है.
पक्का? तो ये अंदर चला गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड दिस इज माय नेगेशन। अभी इसे हमें क्या करना है? तो इसे हमें अभी जो हमने जो नेगेशन में कन्वर्ट किया है, इस नेगेशन को हमें वर्बल फॉर्म में बनाना है, ठीक है? अभी वर्बल फॉर्म में बनाएंगे तो ये देखो वर्बल फॉर्म में कैसा आ जाएगा, P मतलब P मेरा है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, यस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, एंड है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए एंड और बट कभी यूज करना है, भले वो दोनों सेम है लेकिन कभी कभी कुछ चीजें मीनिंगफुल हो जाती है, ठीक है? तो मैंने एंड की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, बट लिखा है, ओके? क्यू उसका नेगेशन, क्यू क्या था, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, बट इट इज नॉट अ रोम्बस, पक्का? ठीक है, तो ये क्लियर है। P मतलब एज इट इज, एंड की जगह पे मैंने बट यूज किया है, इट इज नॉट अ रोम्बस। बीच में कनेक्टिविटी कौन सा है, और है हमारा, तो ये देखो मैंने और लिख दिया है क्यू, क्यू क्या था, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, अगेन एंड आ गया, एंड की जगह पे क्या डालूंगा, बट ओके सर ये आप बट क्यों डाल रहे हो, आपको स्टेटमेंट फॉर्मेशन आना चाहिए, थोड़ा मीनिंगफुल हो जाता है, ठीक है? बट ओके, नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू मतलब कौन, क्वाड्रिलेटरल ही है, बट ये स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, बट इट इज नॉट अ स्क्वायर, पक्का? बट कुछ भी डाउट है, बट इट इज नॉट ए स्क्वायर, इट इज नॉट ए रोम्बस, ओके गाइस? ओके, कुछ भी डाउट है? देखो हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म पहले ही एक्सरसाइज में देखा है, तो हमें सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म से वर्बल फॉर्म में बनाना है, विच इज इजी फॉर अस, ठीक है? P और Q के नोटेशन है, P मतलब आपका एज इट इज स्टेटमेंट आ गया, बीच में एंड था, एंड की जगह पे बट डाल दिया, Q की जगह पे नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q मतलब एट अ पर्टिकुलर प्लेस नॉट, बीच में और कनेक्टिविटी, फिर से Q एज इट इज, एंड नेगेशन ऑफ P। ये किधर से आया, तो हमने अभी इसी सेशन में नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट देखा है, उसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, ठीक है गाइस? आई होप यू अंडरस्टैंड कि आज हमने क्या सीखा, ठीक है? तो आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा, दैट इज क्वांटिफाइज एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है, ऑल और दैट इज यूनिवर्सल एंड एक्जिस्टेंशियल, ऑल और सम। उसके बाद ड्यूअलिटी देखा, उसमें सिर्फ इंटरचेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इक्विवेलेंट स्टेटमेंट टू द कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल, उसके लिए नेगेशन भी देखा, डी मॉर्गन्स लॉ देखा। डी मॉर्गन्स लॉ मतलब क्या, माइनस साइन अंदर जाता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने नेगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, उसके बाद नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स, और अभी नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है? एक दो बार वीडियो ठीक से देख लेना, कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। डन? ओके, थैंक यू सो मच।